इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग रिसर्च, टाइप ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बाद में प्रोसेस ऑफ नर्सिंग रिसर्च के अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो आज हम इसी कंटिन्यू प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए और आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना। यानी कि किसी भी नर्सिंग प्रोसेस को यदि हम फाइनल रिपोर्ट तक यदि पहुंचाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से जो नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस की शुरुआत करते हैं तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो कि यस्टरडे को हमने अपलोड किया था उसके अंदर सबसे पहली स्टेप थी, दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम का मतलब देखो, नर्सिंग रिसर्च के अंदर जब हमें किसी भी टॉपिक के बारे में न्यू डाटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो जहां से हम अपना अध्ययन या फिर हमारी क्रियाविधि शुरू होती है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब क्या हो गया कि जो भी हम ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हैं कि यहां से हमें अपने अध्ययन को, हमारी सर्चिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है या शुरुआत करनी है, तो वो एक पूरा का पूरा पैरामीटर हम बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी रिसर्च एक्टिविटी को शुरू करने के लिए जो सबसे फंडामेंटल टूल या फंडामेंटल टॉपिक या फिर जो एक स्टेटमेंट होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है। रिसर्च एक्टिविटी के अंदर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा टूल या फिर ऐसा डिस्क्रिप्शन या फिर ऐसा पॉइंट होता है जिसके द्वारा कि आगे जाकर हमारे पास इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या आएगा, कोई ना कोई रिजल्ट सामने आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन फ्रॉम विच सॉल्यूशन टू बी फाइंड आउट। यानी कि इसी से आगे जाकर हमें क्या मिलने वाला है, इस रिसर्च एक्टिविटी के द्वारा एक फाइनल रिजल्ट आउटकम में मिलेगा इन फ्यूचर के अंदर, जब हम बहुत सारी स्टेप्स को यहां से फॉलो करेंगे। क्लियर है। इसके बाद यहां पर हम कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां से अगर अपन देखेंगे तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस। तो यहां से जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, यही क्या होगी, फर्स्ट स्टेप होगी। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है ना। अब यदि हम एक कंक्लूजन के रूप में देखेंगे कि क्या होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ डेस्क्रिप्शन, इट इज ए ग्रुप ऑफ डेस्क्रिप्शन फ्रॉम विच solution to be find out of any problem। आई बात समझ में। इसका मतलब देखो यहां से क्या, इट इज ए ग्रुप ऑफ डेस्क्रिप्शन, मतलब क्या हो गया कि किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करना है तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटों को मिलाकर और एक पूरा का पूरा टाइटल तैयार किया जाता है ना, वो तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ डेस्क्रिप्शन फ्रॉम विच, जिसके द्वारा क्या होगा, सॉल्यूशन टू बी फाइंड आउट। जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा, ध्यान से समझना, अगर किसी पेशेंट का डायग्नोसिस यदि समझ में नहीं आएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा और उस पेशेंट का रिहेबिलिटेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, यानी कि रिकवरी के चांसेस मिनिमम रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब डायग्नोसिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम ही अगर किसी पेशेंट की आइडेंटिफाई नहीं हुई तो उसके अनुसार हम उसको मेडिकल, सर्जिकल या नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्लियर है कि प्रॉब्लम का जो पूरा का पूरा टाइटल या ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसको मिलाकर हम एक टाइटल तैयार करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन, जिसके द्वारा आगे जाकर इन्हीं पॉइंट के ऊपर जब हम रख के
और सारी स्टेप्स को फॉलो करके और लास्ट फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए किसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन की तरफ। आई बात समझ में? तो कोई भी टाइटल, कोई भी डिस्क्रिप्शन या फिर कोई भी टूल जो कि स्पेसिफिक सॉल्यूशन तक पहुंचाने में हमें मदद करेगा। कौन सा सॉल्यूशन, ऑफ एनी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कौन सी, किसी भी रिसर्च एक्टिविटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसको फाइंड आउट हम कर सकें और उसको हम रिसोल्व कर सकें। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बता देता हूं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने को किसी भी आगे जाकर किसी भी टॉपिक के ऊपर यदि रिसर्च एक्टिविटी कंप्लीट करनी है तो उस रिसर्च एक्टिविटी का जो टाइटल नेम होता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी रिसर्चर के द्वारा जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है तो उस टॉपिक को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम यहां से देखेंगे कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है ना, उसको सेलेक्ट करने की भी कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां से आएगा क्राइटेरिया, है ना, टू सेलेक्ट ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है ना, बहुत सिंपल है कि वो कौन कौन सी क्राइटेरिया किसी भी रिसर्चर के माइंड के अंदर होंगे कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम किस लेवल से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट होता है या फिर जो प्रॉब्लम का जो टाइटल होता है वो हमेशा रिसर्चर की जो नॉलेज होता है उसके बेस पर ही डिसाइड होना चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलवेज बेस्ड ऑन रिसर्चर नॉलेज, रिसर्चर नॉलेज या फिर स्किल, है ना, एंड एक्सपीरियंस। ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि रिसर्चर को उतना नॉलेज नहीं होता और खुद की नॉलेज के अकॉर्डिंग, खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट नहीं कर पाता। अब एक बात बताइए, प्रॉब्लम यदि उसने अपनी नॉलेज के विदाउट डायरेक्शन के अंदर ही, है ना, अगर सेलेक्ट कर ली तो उसके अनुसार वो अपने आइडियाज उसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा या फिर उसके अनुसार स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाएगा। जब उसके अनुसार जब रिसर्च एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तो इसका मतलब ब्यास, नर्सिंग ब्यास, सॉरी, रिसर्च के अंदर ब्यास डेवलप होगा। ब्यास का मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगा। ठीक है, इसकी वजह से जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट, रियलिस्टिक रिजल्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ना, वो क्या होना चाहिए, रिसर्चर की नॉलेज और स्किल के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। दूसरी बात, उसी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी भी प्रॉब्लम का फाइनलाइज करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट वन यदि अपन देखें तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर, है ना, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जितना शॉर्ट होगा, क्लियर होगा और सिंपल लैंग्वेज के अंदर होगा, ध्यान से समझना। यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि अगर कोई भी न्यू इंडिविजुअल भी जो पार्टिसिपेंट रिसर्च एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, अगर वो भी यदि उसको रीड करे, अध्ययन करे ना, तो फर्स्ट हैंड के अंदर ही उसको भी समझ में आ जाए। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा हो कि शॉर्ट सेंटेंस या फिर शॉर्ट टाइटल के अंदर ही पूरी की पूरी प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सके और एक बार जैसे ही उसने स्टडी किया अदर इंडिविजुअल या फिर रिसर्चर के समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाए। ठीक है, ताकि वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम को समझ में पाए और उसके अनुसार अपने एफर्ट्स कंटिन्यू उसके अंदर जनरेट कर सके। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन देखेंगे ना तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना should be short time duration, should be based on short time duration। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, कई बार क्या होता है, रिसर्च एक्टिविटी को शुरू किया, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च एक्टिविटी
रिसर्च एक्टिविटी जैसे शुरू की, लेकिन इतना टाइम हो गया कि रिसर्चर के द्वारा फाइनल रिसर्च रिपोर्ट तक नहीं पहुंचा जा रहा। मतलब रिसर्च एक्टिविटी को शुरू तो कर दिया, लेकिन फाइनल डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन तक नहीं पहुंचा जा रहा। उसकी रिसर्च रिपोर्ट आने में इतना टाइम लग गया कि तब तक तो जो इसके पास जितने भी यूनिट जो उस रिसर्च एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड हो रहे थे ना, वो ही वहां से क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि ताकि ज्यादा रिसोर्सेज का यूज ना हो। दूसरी बात है, जितने भी यूनिट हमने इस रिसर्च एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए इंक्लूड किया है ना, उनका प्रॉपर यूज कर सके, ठीक है। और एक टाइम बाउंडेड रहेगा, तो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर होगा तो हम इजिली और बहुत क्विकली रिजल्ट तक जा सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन तक कोशिश करें कि जो भी रिसर्च एक्टिविटी है वो एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही क्या हो जाए, उसका फाइनल रिजल्ट सामने आ जाए, ताकि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इफेक्ट है ना, उसके बारे में हमें इंटरप्रिटेशन कर सके। आई बात समझ में। इसके बाद में ये जो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, इसके सिलेक्शन का जो मेथड होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी सेलेक्ट बेस्ड ऑन फनल मेथड। अब ये फनल मेथड क्या है, देखो यहां से जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, उसको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, हमेशा रिसर्चर के द्वारा फनल मेथड का यूज करना चाहिए। कैसे होगा फनल मेथड, जैसे हम यदि यहां पर बात करें तो है ना, ये हो गया एज ए फनल मेथड, ठीक है। सबसे पहले जब किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हम बात करते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं या फिर किसी रिसर्च एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले उसकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है, आई बात समझ में, जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर हम रिसर्च एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसकी जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करके उसके ऊपर स्टडी करेंगे और उन पॉइंट को पहले फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद में फिर हमें स्पेसिफिक पॉइंट, उसके ऊपर हमें जाना है, किसके ऊपर, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। यानी कि देखो यहां पर क्या था, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन प्लस में यहां पर क्या होना चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। शॉर्ट का मतलब क्या हो गया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जितना शॉर्ट सेंटेंस में रहेगा उतना ही इजीली वे के अंदर ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जब शॉर्ट रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम वर्ड और ज्यादा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले जो बड़ा पैराग्राफ है अपने पास उसको छोटा करके उसका मीनिंग उतना ही होना चाहिए, लेकिन वर्ड्स का जो पूरा का पूरा नंबरिंग उनको क्या कर दो, कम कर दो। तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इधर उधर साइड से उसको कलेक्ट करके तो सबसे पहले तो जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद में लास्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो फाइनल टाइटल है ना वो सेलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पॉइंट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जनरल से हमें किसकी तरफ जाना है, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाके, और फिर सबसे लास्ट में हमें यहां से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये जो मेथड होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, फनल मेथड। तो यहां से हमने देखा सबसे फर्स्ट वन क्या कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। इसी के बेस पर हमें फाइनल रिसर्च रिपोर्ट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। दूसरा, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम डिसाइड कर रहे हैं ना, तो क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, किसी भी रिसर्चर के द्वारा कौन कौन से पॉइंट मतलब कि हमें इंप्लीमेंट करने हैं कि किसी भी रिसर्च प्रोसेस के अंदर एक एडुकेट या ऑप्टिमम प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने बनकर तैयार हो जाए। तो शॉर्ट होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए। हमेशा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो रिसर्चर की नॉलेज और उसके स्किल और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम
प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सेलेक्ट करते हैं ना, तो फनल मेथड का यूज करते हुए सबसे पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को गैदर करो और उसके बाद में उन बेसिक इंफॉर्मेशन में से हमें फाइनल पॉइंट तक जाते हैं और सबसे लास्ट में हमें टाइटल डिसाइड करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां से टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहां से समझना, जो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं ना, वो दो टाइप से तैयार करते हैं। ठीक है, एक तो होता है यहां पर डिक्लेरेटिव फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। क्लियर है, एक तो होता है डिक्लेरेटिव फॉर्म में और दूसरा होता है कौन सा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में। चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्लेरेटिव फॉर्म की, ठीक है ना, कि इसका मतलब क्या होता है। डिक्लेरेटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर जो टाइटल हम तैयार करेंगे ना, वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, रिलेशनशिप बेस्ड में होता है। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप मैनर। ठीक है ना, हमेशा ये रिलेशनशिप मैनर के ऊपर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। मतलब ये हमेशा याद रखिएगा, जो डिक्लेरेटिव फॉर्म है इसके अंदर जब हम टाइटल किसी भी रिसर्च प्रोसेस को जब हम तैयार करते हैं, तो सबसे पहली स्टेप ही क्या होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करना या फिर लिखना। तो इसका मतलब डिक्लेरेटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जब हम टाइटल बनाएंगे, टाइटल तैयार करेंगे या प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, राइटिंग करेंगे ना, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, इसके एलिमेंट है ना, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, रिलेशनशिप में, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बेस्ड होते हैं। किस तरीके से, जैसे यदि अपन बात करें एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इन लंग्स कैंसर। अब देखिए, ये है यहां पर हुआ क्या, स्मोकिंग की वजह से क्या डेवलप हो रहा है, लंग्स कैंसर। किसी भी पर्सन के, किसी भी पेशेंट को लंग्स कैंसर हुआ, तो एक बात बताइए, कोई व्यक्ति यदि कंटिन्यू अगर स्मोकिंग करेगा, तो हेल्थी इंडिविजुअल भी आगे जाकर किसके अंदर, उसके लंग्स के अंदर, जैसे ही ये स्मोकिंग की वजह से निकोटीन और कार्सिनोजेनिक कंटिन्यू कलेक्ट होंगे, तो आगे जाकर पेशेंट के अंदर लंग्स कैंसर होने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए। इसके बारे में कि लंग्स कैंसर होगा या नहीं होगा या कितना होगा, इसका कितना इफेक्ट पड़ता है अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है और नहीं करता है, तो अपने सामने प्रॉब्लम तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लंग्स कैंसर। किसकी वजह से हो रहा है, कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका सपोर्टिव फैक्टर आ गया क्या, स्मोकिंग। इसका मतलब है कि अपने पास प्रॉब्लम तो है क्या, लंग्स कैंसर, लेकिन इसके ऊपर इससे रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है कि स्मोकिंग होगी तो क्या होगा, लंग्स कैंसर होगा। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करेगा, तो उसके अंदर लंग्स कैंसर होने की जो प्रीडिस्पोजिंग कोजेज, रिस्क फैक्टर या फिर इसकी जो सीवियरिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यदि स्टडी करें कि स्मोकिंग की वजह से कितना परसेंट चांसेज हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर लंग्स कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर डायरेक्ट सेंटेंस है, लेकिन यहां पर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या है, मेन प्रॉब्लम के ऊपर क्या है, डिपेंड है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर जो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो क्या बोल सकते हैं एलिमेंट है ना, एक दूसरे के ऊपर रिलेशनशिप मैनर से क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। आई बात समझ में? इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर, डिक्लेरेटिव फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, और सबसे ज्यादा यही यूज होता है, याद रखिएगा, मोस्टली यूज्ड बाय दिस मेथड।
ठीक है ना। जितनी भी रिसर्च एक्टिविटी होती हैं उनके अंदर मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो टाइटल तैयार किया जाता है तो उसके अंदर कौन से फॉर्म को अपन इंक्लूड करते हैं, डिक्लेरेटिव फॉर्म को ही अपन फॉलो करते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर कौन सा, जिसको अपन बोलते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, जो हम टाइटल तैयार कर रहे हैं ना, वो हमेशा स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन से। याद रखना यहां पर कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है ना। जब हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे, तैयार करेंगे ना, किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड या किसी भी रिसर्च एक्टिविटी से रिलेटेड जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइटल तैयार करते हैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की शुरुआत ही किससे होती है, क्वेश्चन से। ठीक है। यहां पर डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन इसके एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव। डायरेक्ट डिक्लेयर हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, एलिमेंट इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। यहां पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन वाचक। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसकी शुरुआत ही किससे होती है, किससे, क्वेश्चन से। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, है ना, क्या हो सकता है। इसका मतलब एग्जांपल देकर बताते हैं यहां से, जैसे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इन एक्टिविटी लेवल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इन एक्टिविटी लेवल ऑफ डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट। बहुत सिंपल यहां से अपन ने सेंटेंस यूज किया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन के इफेक्ट पर, यहां पर इंसुलिन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखो यहां से क्वेश्चन वाचक रख दिया, है ना। प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज मेलाइटस, है ना। इसके साथ में अब देखो डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल के पैनक्रियास से रिलेटेड बीटा जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसकी वजह से इंसुलिन की कमी हो जाती है, या फिर इंसुलिन के रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। तो अबव मोर देन द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज लेवल, है ना, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस है। ये एक क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके अंदर इंडिविजुअल को दो टाइप से अपन ट्रीट करते हैं, या तो अपन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं या फिर इंसुलिन थेरेपी देंगे। ठीक है। तो यदि डायबिटिक पेशेंट है और यदि हम उसको इंसुलिन देते हैं ना, तो इस इंसुलिन की डोज के ऊपर यदि इंडिविजुअल की एक्टिविटी लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब समझना, व्यक्ति अगर बेड रिडन है, थोड़ा सा समझिएगा यहां पर, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक है तो ग्लूकोज लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति है ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो आप हमेशा मोस्टली देखना उसका वेट हमेशा क्या मिलेगा, ज्यादा। ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो उसको हमेशा बोल सकते हैं अपन आइसोटोनिक एक्सरसाइज के लिए प्रमोट किया जाता है, जैसे जॉगिंग हो गया, ठीक है, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ठीक है ना, ताकि कंटिन्यू एक्सरसाइज करेगा तो ग्लूकोज बर्न होगा, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर डायबिटिक पेशेंट है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगा तो उसके अंदर चांसेस है कि अगर कोई व्यक्ति एक वीक के अंदर अगर 5 दिन तक डेली 45 मिनट अगर जॉगिंग करता है तो इसका मतलब दैट इज द ऑप्टिमम लेवल है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा भी कुछ हद तक ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना यहां पर फिजिकल एक्टिविटी करेगा, मतलब
आइसोटोनिक एक्सरसाइज को प्रमोट करेगा, ग्लूकोज उतना ही ज्यादा बर्न होगा। ग्लूकोज जितना बर्न होगा तो सीरम ग्लूकोज लेवल उतना ही कम होगा। इसका मतलब उस इंडिविजुअल को इंसुलिन उतना ही क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया, बाहर से जो हम इंसुलिन का डोज लगाएंगे वो हमें, अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, सीरम ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो इंसुलिन की डोज भी अपने को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो इंसुलिन का डोज भी क्या करना पड़ेगा, कम। तो इसके ऊपर यदि अपने को रिसर्च एक्टिविटी कंप्लीट करनी है तो डायबिटिक है, ग्लूकोज लेवल क्या है, नॉर्मल से अबव है। अगर एक्टिविटी लेवल क्या रही, बिल्कुल बेड रिडन है, तो यहाँ पर ग्लूकोज लेवल कंपैरिजन में ज्यादा, तो इंसुलिन का डोज भी अपने को ज्यादा देना पड़ेगा। अगर फुल्ली एक्टिव पर्सन है, एम्पुलेट पर्सन है और फुली एक्सरसाइज करता है प्रॉपर, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है ना, इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर बर्न होने के चांसेस हैं, ताकि यहाँ से इंसुलिन का टोटल जो अमाउंट है ना इसको लगने वाला, उसके भी डिक्रीज होने के चांसेस हैं। तो यहाँ से जितनी एक्टिविटी को बढ़ाएगा उतना ही ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा उसके अंदर रिक्वायरमेंट के, समझ रहे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या पूछ रहा है, इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ से ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, किससे शुरू हो रहा है, क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। आई बात समझ में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन वाचक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्म बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये होता है, एक तो होता है कौन सा, डिक्लेरेटिव फॉर्म के अंदर, जो कि एक दूसरे पॉइंट के ऊपर है ना, एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, हमेशा रिलेशनशिप बेस के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। मोस्ट कौन सा फॉलो किया जाता है रिसर्च एक्टिविटी के अंदर, डिक्लेरेटिव फॉर्म। और दूसरा होता है कौन सा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब हमेशा जो भी रिसर्च टाइटल या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, वो कहां से शुरू होता है, क्वेश्चन वाचक से शुरू होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसकी मीनिंग के बारे में, और इसके बाद में एक प्रॉब्लम टाइटल या प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन से मेथड्स को फॉलो करते हुए हम फाइनल रिसर्च टाइटल बनाते हैं, तैयार करते हैं किसी भी रिसर्च एक्टिविटी के लिए। और रिसर्च जो टाइटल हम लिख रहे हैं, रिसर्च टाइटल या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो राइट कर रहे हैं, तो कितने टाइप से अपन फाइनल करेंगे, तो वो दो टाइप से, इंट्रोगेटिव और कौन सा होता है, डिक्लेरेटिव। आई बात समझ में। तो आई होप ये पहली स्टेप है ना, नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस की पहली स्टेप। और मैं आपको एक बात बता दूं, रिसर्च या फिर नर्सिंग रिसर्च जो सब्जेक्ट है, इतना इजी भी नहीं है कि आपको पहली या दूसरी क्लास में समझ में आ जाए। लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि पहली क्लास से थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सेकंड के बाद में यदि आप थर्ड क्लास को देखेंगे तो आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में और मेरी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। और इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक को तोड़ते हुए, क्लियर करते हुए आगे लास्ट एंड तक पहुंचेंगे। तो बने रहिएगा और बहुत ही जल्दी अगली क्लास का वेट कीजिएगा। और इस क्लास को यदि आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।